रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो हमने बनाया था ना ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है, और ये कॉलम किसका है, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स, और इसमें एक और ऐड कर दिया है, ये क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रही बात समझ? सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, रिसीट्स में एक हेड ऐड कर दिया है, वो है रेवेन्यू रिसीट्स, और एक्सपेंडिचर में एक ऐड कर दिया है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू रिसीट्स? ऑल दोज रिसीट्स which do not create dilation of any fixed asset or addition of any long term liability। ना तो उससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहा है, ना तो उससे कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से लोन ले लिया है तो इससे क्या हुआ है, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना। आप इंटरेस्ट देते रहना है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहना है, और फिर जो पैसा लिया है वो पैसा भी देना है, तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। सरकार को जो टैक्स दे रहे हो आप, क्या सरकार से इस पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है? नहीं होती है। किसी चीज के बदले में आप टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स इज अ ट्रांसफर पेमेंट, आपको करनी है जो उस
सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, कोई एसेट सरकार के पास क्रिएट नहीं हो रहा है ना, और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो भी खत्म नहीं हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विच डू नॉट क्रिएट एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, विच डू नॉट डाइल्यूट एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, विच डू नॉट डाइल्यूट एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास, आपके सरकार के पास लोन है और सरकार ने वो लोन रिपे कर दिया, तो ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है? नहीं, क्योंकि सरकार की लाइबिलिटी कम हुई ना इससे। जिस चीज से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपकी लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में समझा देता हूँ, जो डे टू डे खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे आप अपने घर से यहाँ आए, जो भी आपने ब्रेकफास्ट किया, जो लंच किया, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मूवी देखने चले गए, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये डेली करना है, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। जो फीस आपने क्लासेस में भरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, होपफुली सीख रहे हो कुछ, है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपको चीज़ों की, तो ये क्या है? कैपिटल। मैं जैसा समझ सकता हूँ, बाकी फिर ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जिससे आप एसेट क्रिएट करोगे या अपनी लाइबिलिटी को डाइल्यूट कर दोगे, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल पे आ रहे हैं अभी। रेवेन्यू समझ गए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, ये क्लियर है। देखो टर्म्स ज़्यादा हैं और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ टर्म्स हैं। एक बार आपको वो टर्म का मीनिंग समझ में आ गया ना, आप कहीं नहीं फंसोगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मोर और लेस टर्म के मीनिंग से पूछते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, टर्म के मीनिंग से पूछेंगे। बताओ ये क्या है, 4-5 स्टेटमेंट दे दी, हाँ बताओ रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा, या कौन सा रेवेन्यू बजट में कवर होगा, कौन सा कैपिटल बजट में कवर होगा। तो अगर अंडरस्टैंडिंग एक बार के लिए क्लियर है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आंसर सही कर दोगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर है तो फिर स्ट्रगल करोगे, हर क्वेश्चन गलत करोगे, हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखोगे। नहीं करना है ऐसा, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से समझ पाओगे। आ रही है बात समझ? तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? वो रिसीट्स जिनसे आपका कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता, है ना, और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं आती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे आप कोई एसेट क्रिएट नहीं करते और कोई लाइबिलिटी डाइल्यूट भी नहीं हो रही है। पैसा खर्च किया है आपने, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी डाइल्यूट नहीं हुई है, आपको वो पैसा देना है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे करने से तो लाइबिलिटी नहीं खत्म होती ना, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दोगे। तो जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस दिन लाइबिलिटी पे कर दी उस दिन क्या हो गया? जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि अब आपकी एसेट, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। जब लाइबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? कोई चीज सरकार नहीं एक्वायर कर ली, ठीक है, सरकार ने कोई कंपनी खरीद ली, एसेट क्रिएट हो गया, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट का पार्ट है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उससे आपने एसेट क्रिएट किया है, सरकार ने रोड बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, रेलवे स्टेशन बनवा दिया, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि इससे एसेट क्रिएट हो रहा है। आ रहा है फर्क समझ में? जिससे एसेट क्रिएट होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे लाइबिलिटी डाइल्यूट होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च कर रहे हो, लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया समझ? नहीं आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रही है, क्या उससे सरकार की कोई लाइबिलिटी खत्म होती है? नहीं, डे टू डे काम है। आप ब्रेकफास्ट पे एक्सपेंडिचर करते हो, कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, कल भी करना है, परसों भी करना है। ऐसा नहीं है एक ब्रेकफास्ट कर लिया, आब हयात तो नहीं पी लिया ना, अब दोबारा पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है अब, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखा होगा, चलो ठीक है, कुछ लोग पी लेते हैं। समझ गए? तो फिर से मैं एक बार, ये पीपीटी है ना, पर्सनली मैं खुद पीपीटी पसंद नहीं करता। तो हमने देखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यही बजट, ठीक है।
बजट में हमने देखा कि बजट में क्या होता है, सरकार के सारे रिसीट्स और सरकार के सारे एक्सपेंडिचर। फिर इसमें हमने देखा कि अगर सरकार का कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स वो है जिसपे सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही और कोई एसेट डाइल्यूट नहीं हो रहा, सरकार अपनी कोई कंपनी बेच के पैसा नहीं ला रही है ना, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। इसी तरह हमने देखा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, सरकार अपनी कोई भी लाइबिलिटी डाइल्यूट नहीं कर पा रही है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर पा रही है। आ रहा है समझ में? आ जाओ इधर आ जाओ। ऑल सेंट्रल ग्रांट्स टू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी पैसा दिया है एज ए ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। भले उससे सरकार, उससे स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, वो पैसा ऐसी जगह लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगाया हो जिससे सरकार बाद में पैसा कमा सकती है, तो भी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ग्रांट दी है तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ज़्यादा दिमाग क्वेश्चन में मत लगाना कि नहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने उससे फ्लाईओवर बना लिया तो ये तो एसेट क्रिएशन है, तो ये तो कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया वो डिफरेंट थिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी है, मतलब वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का। आ रही है ना बात समझ? क्योंकि ये क्वेश्चन में गलत करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दिया, ग्रांट समझ रहे हो ना आप, यूनिडायरेक्शनल पेमेंट है, दे दी, ट्रांसफर पेमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसा दिया है और वो पैसा किस में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आई बात समझ? आ रहा है, टर्म्स का मीनिंग समझ में आ रहा है धीरे धीरे? हाँ, बाकी नोट्स दे दूंगा कल, फिर पढ़ लेना घर पे आराम से सारा, फिर डाउट रहेगा पूछ लेना। लेकिन मुझे लग रहा है सिंपल समझ में आ रहा है मीनिंग, है ना। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, अभी कैपिटल रिसीट्स अभी बता देता हूँ। ये समझ गए ना आप? ऑल ग्रांट्स टू स्टेट्स, समझ गए ना? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ग्रांट देगी, ये किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखा होगा ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों खर्च करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च करेगी, शेयरिंग होता है, डिसाइड हो जाता है जब स्कीम बनती है, तभी इसमें डिसाइड हो जाता है कि दोनों 50-50% देंगे या 60-40 देंगे या 75-25 देंगे, ये पहले डिसाइड हो जाता है। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें दोनों मिलके खर्च करेंगे। स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरा क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेंड। ठीक है, तो अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगर दोनों मिलके स्पेंड कर रहे हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल बजट में। ठीक है, कैपिटल बजट क्या होगा, जो इन्फ्लुएंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्लो। या तो एसेट क्रिएट होगा या एसेट डाइल्यूट होगा, या लायबिलिटी क्रिएट होगी या लायबिलिटी डाइल्यूट होगी। कैपिटल बजट दैट इज इन्फ्लुएंसेस एसेट एंड लायबिलिटी फ्लो सच दैट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इज इम्पैक्टेड, सच दैट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इज इम्पैक्टेड। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बोरोइंग्स ले ली, तो फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी घटेगी ना, फ्यूचर में जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो तो घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, आपने इस साल बहुत सारा लोन ले लिया, तो अब जो आपकी अर्निंग है वो अर्निंग क्या करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो
एक तो कैपिटल बजट ये होता है जो आपके एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आ गया ना कैसे? या तो एसेट क्रिएट कर रहे हो, या एसेट डिसॉल्व कर रहे हो, या लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, या लाइबिलिटी डिसॉल्व कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, है ना? तो अगर ये तो हो गया कैपिटल बजट का पार्ट। और ये कैसे होता है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो घटती है या बढ़ेगी। अगर आपने बहुत सारा लोन ले लिया है तो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी घट गई है आपकी। अगर आपने बहुत सारा एसेट क्रिएट कर लिया है तो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है आपकी। एसेट क्रिएशन कर लिया ना आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट डेवलपमेंट, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सारा आपने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है मतलब क्या है? एसेट क्रिएशन है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। और एसेट क्रिएशन से क्या होगा? आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा कोल आपने बर्न कर दिया, चलो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, हम दूसरे सब्जेक्ट में चले जाएंगे। आ गया ना समझ में? कैपिटल बजट इन्फ्लुएंसेस एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्लो सच दैट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इज इंपैक्टेड। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा कैपिटल रिसीट्स? समझते हैं अब आप, है ना? क्या होता है कैपिटल रिसीट्स? ऑल दोज रिसीट्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी। पैसा आया है लेकिन वो फ्यूचर लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। या तो फिर डायल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, कंपनी बेच कर आया है ना, एयर इंडिया को बेच दिया तो पैसा आया, वो पैसा क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। सरकार अपनी कोई भी, फिर अब आप इसको लिंक कर सकते हो जो हमने इसमें पढ़ा है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में, उससे लिंक करना है कि सरकार अगर अपने एसेट्स बेच रही है, माइनॉरिटी सेल कर रही है, स्ट्रैटेजिक सेल कर रही है, या प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये सब पैसा जो आ रहा है किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीट का पार्ट है, क्योंकि एसेट डाइल्यूट हो रहा है यहाँ पर। अगर सरकार 10% शेयर भी बेच रही है तो एसेट डाइल्यूशन है ना। एसेट डाइल्यूशन है मतलब किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीट्स का। ठीक है, आ रहा है समझ? क्या हुआ, ठीक हो तुम? तबीयत तो नहीं बिगड़ रही? ठीक है, कैपिटल रिसीट समझ गए? कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या है? जो एसेट डाइल्यूशन करके पैसा आता है या अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ा के जो पैसा आता है। सरकार ने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, पैसा आया ना, लेकिन पैसा कैसे आया? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी घटेगी। मतलब क्या है? कैपिटल रिसीट का पार्ट। तो ऐसा समझ लो, क्रूड समझने के लिए एग्जाम में नहीं अप्लाई करना। एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, रेवेन्यू रिसीट्स। अपने केस में देख लो ना, कोचिंग की फीस सबसे ज़्यादा है, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑल योर एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा क्या है? कोचिंग फीस। तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर उससे एसेट क्रिएशन भी हो रहा है, और डेली 10 रुपये की चाय पी रहे हो, उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं है ना, लेकिन खर्चा कम है। खर्चा कम है तो मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप। खर्चा ज़्यादा है मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह पैसा आने का भी है, कम धीरे धीरे पैसा आ रहा है। हर महीने जो घर से पैसा आ रहा है, ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है, आता है फिर खत्म हो जाता है ना। और एक साथ आपकी लॉटरी लग गई, या कौन बनेगा करोड़पति जीत गए, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट है, आ गया पैसा। एसेट क्रिएशन होगा अब तो, अभी तो कोई एसेट क्रिएशन नहीं होगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? सिंपल लग रहा है अभी? एक बार रिवाइज करा दूंगा वैसे। ऑल दोज रिसीट्स विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी, या तो फिर एग्जिस्टिंग एसेट्स को डाइल्यूट करके जो पैसा आ रहा है वो क्या है? और रिसीविंग ओल्ड लोन्स गिवन टू अदर सेक्टर्स। सरकार ने किसी को लोन दिया था, जैसे आपने किसी को लोन दिया होपफुली, है ना, अगर वो पैसा वापस आ जाता है तो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। पास्ट लोन आपने दिया ना, पास्ट लोन आपने दिया और वो पैसा आ गया तो क्या है? कैपिटल रिसीट। आता नहीं है, पता है आपको, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। All those receipts which result in creation of future liability, या फिर existing assets को dilute कर रहे हो, या तो फिर past loan आपका recover हो गया, ये सब क्या है? Capital receipts। समझते हैं आप अब capital expenditure क्या होगा? क्या है capital expenditure? All those expenditures which results in dilution of old liabilities। लोन था, लोन आपने वापस कर दिया, लोन चुका दिया, ये क्या है? जो पैसा खर्च किया लोन चुकाने के लिए वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्रिएशन ऑफ एसेट्स, है ना, सरकार ने बना दिया, रिंग रोड बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, एक रेलवे स्टेशन बना दिया, बाकी फिर मैं नहीं बोलूँगा, और कुछ भी बन रहा है ना।
ये समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वो भी बना दिया, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बना दिया, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए? समराइज करना है तो ये कर लो समराइज। बजट है, रिसीट है और एक्सपेंडिचर है। रिसीट में रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या है? वो पैसा, वो इनकम आपकी जिससे आपके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, जिससे कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट। हाँ, लेकिन वो ऑफिशियल वो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो डे टू डे है। जैसे मंथली सैलरी अगर सरकार दे रही है अपने एम्प्लॉय को, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। सरकार के पास जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे लिए आपसे, कोई वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट। कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, ये वो रिसीट है, ठीक है। कोई एसेट डाइल्यूट करके नहीं आ रहा पैसा। सरकार को आपको आपने मेट्रो बस की टिकट ली, सरकार को बस बेचनी नहीं पड़ रही है आपको पहुंचाने के लिए डेस्टिनेशन पे, है ना। बस की टिकट ली, पहुंचा दिया, बात हो गई खत्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, सरकार ने कोई एसेट डाइल्यूशन नहीं किया। क्या है ये, रेवेन्यू रिसीट्स। एसेट डाइल्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। कंपनी उठा के बेच दी सरकार ने अपनी, क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। एयर इंडिया को बेचने से जो पैसा आया वो क्या है, कैपिटल रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा क्या है, कैपिटल रिसीट। आ रही बात समझ में? माइनॉरिटी सेल है, स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल है, प्राइवेटाइजेशन है, सबसे जो पैसा आएगा क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, अपनी एसेट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना। एक बड़ा लोन ले लिया आपने सरकार से, बाहर से ले लिया, आरबीआई से ले लिया, कहीं से भी लोन लिया है, मतलब क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, वो पैसा वापस करना है, क्या है, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। जिससे लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर जिससे आपने क्या किया है, कोई एसेट क्रिएट नहीं किया, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं बनाया, स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, बस खर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, जो सरकार सैलरीज दे रही है, उसमें सैलरी से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा सरकार का, है ना। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जो स्पेंड करने से आपने एसेट क्रिएशन कर लिया, या तो फिर अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। आगे बात समझ, कुछ डाउट है इसमें, क्लियर? सरकार ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, एम्स पटना बन गया, एसेट क्रिएट हो गया। एसेट क्रिएट हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या तो फिर सरकार ने पुराना लोन वापस कर दिया, जैसे मैंने बताया ना, 97 में OECD कंट्रीज का वापस कर दिया, 2001 2000 IMF वर्ल्ड बैंक इनके वापस कर दिए। ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो पैसा आपने खर्च किया ना लोन वापस करने में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। ये कॉलम समझ में आ गया बजट के, बस हो गया बजट, हो गया ना बजट, यही है मेन। अब कुछ टर्म्स समझने हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल टर्म्स है, बस आगे आगे नहीं भागना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ तब तब समझना, ठीक है। अगर मैं ये बता रहा हूँ आप यहाँ देख रहे हो तो फिर नहीं समझ में आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, नोट्स बेटर है, ये पीपीटी में फिर आप आगे हो जाते हो, फिर ये प्रॉब्लम है, फिर वो बार बार देख रहा हूँ ना, मैं खुद ही इसमें यूज टू नहीं हूँ अभी इतना। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही टोटल एक्सपेंडिचर है ना। यहाँ देखो, एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। यही, ये तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, ये तो समझ गए ना आप, बस यही है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब आमदनी और खर्चे में जो गैप रहेगा उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, ये पता है आपको। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च किया आपने और टोटल पैसा जो आया था, इसका
इसका जो गैप है इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल बजटरी डेफिसिट। क्लियर? बजट में टोटल एक्सपेंडिचर है, बजट में टोटल रिसीट्स हैं, इसमें जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम को कर देंगे रेवेन्यू को, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, तो क्या हो जाएगा, यही डिफरेंस हो जाएगा बजटरी डेफिसिट। क्लियर है? आसान है। देखो जितना पैसा आया और जितना पैसा आपने खर्च किया, तो जितना खर्च किया माइनस जितना आया, ये जनरली क्या होता है, सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, डेवलपिंग नेशन है ना हम, तो सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, प्रॉफिट के लिए नहीं है गवर्नमेंट, गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट है। सुना करो मन की बात। तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या है, टोटल बजटरी डिफिसिट। समझ में आया ना? कहा है मोदी जी ने कहा है सरकार बिजनेस के लिए नहीं है, हालांकि वो फेल्डमैन पढ़ा है ना आपने, फेल्डमैन रशियन प्लान में आपको पढ़ा रहा था, फेल्डमैन प्लान से बोरो किया था। हाँ, हालांकि वो स्टेटमेंट किसका है, फेल्डमैन का है, क्रेडिट दे सकते हैं कि फेल्डमैन ने ऐसा कहा था, लेकिन फिर क्या है कि चलो ठीक है, बाकी आप समझते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये क्या है, टोटल बजटरी डेफिसिट। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें ना, सरकार ने जो स्पेंड किया और सरकार के पास जो आया उसका गैप है, यही क्या बोल रहे हैं हम, टोटल बजटरी डेफिसिट। अब ध्यान देना, इसमें जो गैप आया है वो कैसे आ सकता है, सरकार आमदनी से ज्यादा कैसे खर्च कर सकती है, लोन लेकर, लेकिन लोन को तो आपने लिख लिया ना कैपिटल रिसीट्स में। नहीं समझे बात मेरी आप? जो गैप है एक्सपेंडिचर का और इनकम का, मान लो सरकार का एक्सपेंडिचर है 100 रुपये और सरकार की इनकम है 75 रुपीज, तो 25 रुपीज सरकार लोन लेके खर्च कर सकती है, लेकिन लोन तो ऑलरेडी आपने बजट में ले लिया ना, कैपिटल रिसीट में जो भी लोन आ रहा है सरकार के पास वो कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तो लोन लेने के बाद भी अगर डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब सरकार, अब क्या ऑप्शन है सरकार के पास, पैसे प्रिंट करो और काम करो। नहीं समझे आप? भाई हम बोल रहे हैं कि सरकार स्पेंड ज्यादा कर रही है, सरकार की इनकम कम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए नहीं है, गवर्नेंस करने के लिए। अच्छी बात। तो फिर जो पैसा आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है? आप बोलोगे लोन लेकर आ रहा है, लेकिन लोन तो बजट में इंक्लूडेड है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है ना, और टोटल रिसीट में कैपिटल रिसीट इंक्लूडेड है ना। नहीं समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गए? खर्चा सरकार ने ज्यादा किया, पैसा कम आया, तो ज्यादा कहाँ से खर्च किया, कहाँ से खर्च करोगे ज्यादा पैसा? लोन लेकर, लेकिन लोन तो इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब लोन वाला ऑप्शन तो गया, तो क्या ऑप्शन है, पैसा प्रिंट करो और खर्च करो। इसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो डेफिसिट को आपने करेंसी प्रिंट करके पूरा किया वो डेफिसिट फाइनेंसिंग है। तो फिर तो आप ये बोलो कि सरकार को लोन लेने की भी क्या ही जरूरत है, वो पैसा भी प्रिंट कर दो। तो जितनी ज़्यादा आप करेंसी प्रिंट करोगे इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी नहीं इंक्रीज होती है। ये समझ चुके हैं ना हम कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है तब तो ठीक है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, प्रोडक्शन है नहीं और सरकार ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी, लोगों के पास पैसा आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। आ रही है बात समझ? हाँ, तो ये वाला लॉजिक मत लाना कि सरकार और ज़्यादा पैसा प्रिंट करके, सरकार फिर प्रिंट करके फिर 15 लाख रुपए भी आ ही गए होते आपके अकाउंट में। डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ गया आप? नहीं समझा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये टोटल बजटरी डेफिसिट है, ये छोड़ दो, ये टोटल बजटरी डेफिसिट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो पैसा बच रहा है वो पैसा कैसे पूरा होगा, करेंसी प्रिंट करके, और पर वो करेंसी प्रिंट करना मतलब क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग, बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। ठीक है, मतलब आप घर में कॉइन मिंट करने लगो, होता है ना, देखा है आपने 10 रुपए का वाला जो कॉइन है ना, कॉइन मिंट हुआ है ना, उसमें एक डुप्लीकेट कॉइन है, एक ओरिजिनल कॉइन है, देखा होगा ना, बस वाले लेते भी नहीं है, पता होगा आपको। चलो, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। अब एक तो आप समझ गए बजटरी डेफिसिट, जितना देखो ये टॉपिक जितने अच्छे से समझ जाओगे ना, बजट और सर्वे, सर्वे तो उतना नहीं, बजट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अगर ये आपने सही से समझ लिया है। और इकोनॉमी में तो क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से, तो नहीं चाह के भी पढ़ना ही है आपको। मैं जितना सिंपल बता सकता हूँ उतना सिंपल आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। अभी समझ आ रहा है ना अब तक? तो
बस अगर अब तक समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं है इसमें, अब कुछ भी नहीं है। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, एक है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या होता है, डेफिसिट। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। जो आपने उधार लेके पूरा किया ना उसको नहीं काउंट कर रहे हैं आप। आई बात समझ, जो आपने बोरोइंग की है, जो आपने लोन्स लिए हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपने लोन लिए हैं। वो कैपिटल रिसीट का पार्ट जरूर है लेकिन उसको हम माइनस कर दे रहे हैं। आई बात समझ, तब समझ में आएगा ना आपने खुद से कितना रिसीट, आपकी सर्विसेज देकर आपने क्या रिसीट किया है, टैक्सेस लेकर आपके पास क्या रिसीट्स आई है। लोन लेकर पूरा कर दिया है तो वो तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है ना, लोन लेने में, लोन लेने में कमाल है आपका नहीं। तो ये तो ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स होता था। तो टोटल रिसीट्स में जो लोन लिए हैं आपने, जितनी बोरोइंग है उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया रिसीट में से, क्योंकि वो फ्यूचर लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। जितनी बोरोइंग आपने ली है वो क्या कर रहा है, फ्यूचर लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उस पर, मतलब आपने ये कुछ तो गड़बड़ की है, इसलिए इसको क्या बोले, फिस्कल डेफिसिट। आ रहा है समझ में, फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट आपका मेन डेफिसिट जो समझना है ना, वो फिस्कल डेफिसिट से, बजटरी डेफिसिट से नहीं है, क्योंकि बजटरी डेफिसिट में तो लोन इंक्लूडेड है, वो करेंसी प्रिंट करके जो पैसा लाया वो इंक्लूडेड है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। भाई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लोगे तो जीरो हो जाएगा ना, वो जाने दो। करेंसी प्रिंट कर लिया, फिर वो करेंसी कितना प्रिंट किया वो पता चलेगा उससे, वो छोड़ दो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आ गया, बस इतना काफ़ी है। मेन डेफिसिट आपका कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। बोरोइंग को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो लोन लिया है आपने, वो आने वाली जनरेशन को देना है या आने वाले साल में आप ही को देना है, लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। तो बोरोइंग को छोड़ देंगे तो जो डेफिसिट आता है वो कौन सा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर, कुछ डाउट है इसमें? फिस्कल डेफिसिट आसान है। क्या है फिस्कल डेफिसिट, सारे एक्सपेंडिचर में से सारा रिसीट्स निकाल दो लेकिन बोरोइंग को छोड़ दो। तो डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को कितने लोन की जरूरत है, यही फिस्कल डेफिसिट है। इसलिए हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में कि फिस्कल डेफिसिट शुड बी लो, पढ़ा ना। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट समझ लिया हमने, करंट अकाउंट क्या है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, तभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है। सोच के देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, सरकार को और ज़्यादा लोन लेना है, और ज़्यादा लोन लेना है। जितना ज़्यादा लोन लेना है उतना मतलब क्या है, इंटर जनरेशनल कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इंटर जनरेशनल इक्विटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लोन आपने लिया, भरेगी फ्यूचर जनरेशन। आ रही बात सुनिए, मदर इंडिया मूवी देखी ना आपने, क्लियर हो गया, आगे समझ। पक्का, चलो देखते हैं कितना क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सब पक्का। रेवेन्यू डेफिसिट, अब क्या समझते हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट क्या होता है, डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसमें कुछ है, ये वाला है ना, ये रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से रिसीट निकाल दिया, डेफिसिट हो गया। कैपिटल अकाउंट में निकल कैलकुलेट करता है, बताता हूँ, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। मतलब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट क्या होता है, डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट। नहीं समझ में आ गया, बस आ गया तो ठीक। इफ इट्स वेरी हाई कैन ओनली बी met by
कैपिटल रिसीट। सोच के देखो, चाय वाले का बिल आपका बहुत ज़्यादा हो गया, हालांकि पी आपने क्या, सिर्फ चाय, लेकिन फिर क्या करोगे, एक दिन घर से बोलोगे 10,000 रुपये भेज दो, चाय वाले का बिल देना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, लेकिन इतना बढ़ गया डेफिसिट कि अब क्या करना पड़ रहा है आपको, कैपिटल रिसीट से पूरा करना पड़ रहा है। सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट को ही इतना बढ़ा लिया, टैक्स कम आए और सैलरी ज़्यादा दी लोगों को, रेवेन्यू डेफिसिट था, बढ़ता गया, हर महीने बढ़ता गया, हर महीने बढ़ रहा है ना, हर महीने बढ़ता गया। और फिर पैसा आपने क्या किया, एयर इंडिया बेच के दिया, मान लो ऐसे डाइल्यूट करके दिए ना, कहाँ से दिए, कैपिटल रिसीट से। सरकार ने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, किन चीज़ों पर, कैपिटल पे नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च कर दिया, इतना ज़्यादा खर्च कर दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया। फिर सरकार ने क्या किया, लोन लेकर पूरा किया। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कहाँ से पूरा करोगे, कैपिटल रिसीट से पूरा करोगे, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो आ ही नहीं रही ना, तभी तो डेफिसिट इतना बढ़ गया है भाई। कहाँ से सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, या तो रेवेन्यू रिसीट से या कैपिटल रिसीट से। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स कम है, तो फिर कैपिटल रिसीट से ही लाओगे ना। नहीं आई बात समझ भाई। कैश रखते हो मान लो आप, ठीक है, कैश रखते हो और कैश को स्पेंड करते हो। एक दिन क्या हुआ कि अब पैसों की ज़रूरत है आपको, ठीक है, सारी सेविंग्स आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखी है, अब पैसों की ज़रूरत है, फूड पे स्पेंड करना है, क्लोथ पे स्पेंड करना है, तो क्या करोगे, पैसा नहीं है तो अपने अकाउंट से निकालोगे ना। अकाउंट में समझ लो अकाउंट कैपिटल है, उसमें से निकाल लिया आपने। नहीं समझ आगे क्लियर है? अब कुछ बचा ही नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे कहाँ से लाओगे, कैपिटल रिसीट से पूरा। अब ये एक डिबेट है, क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा गलत है, क्वेश्चन आ सकता है। इस फिस्कल डेफिसिट नेसेसरीली बैड, क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा गलत है? फिस्कल डेफिसिट क्या है, सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ये बता दिया ना मैंने। अब बाकी फॉर्मूला लिख के तो समझ गया, अब फॉर्मूले में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, ये है। मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो क्या हमेशा सरकार का बोरो करना गलत है, इसको एनालाइज करना है, ठीक है। इस सिचुएशन को एनालाइज करना है कि क्या सरकार का बोरोइंग हमेशा गलत है या कभी सही भी है। आप क्या समझते हैं इससे, है ना, आ रही बात समझ में? फिस्कल डेफिसिट हमेशा सही है या हमेशा गलत है, ऐसा नहीं है। अगर फिस्कल डेफिसिट क्रिएट कर रहा है कुछ, फॉर एग्जाम्पल लोन लेके आपने पढ़ाई की, फिस्कल डेफिसिट है ना, लोन लेके पढ़ाई की, इसका मतलब बोरो किया ना आपने, मतलब आपका रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, आपने पैसा लेके बोरो किया, ठीक है, बोरो किया, इसका क्या मतलब है। अच्छा, बोरो करना क्या हमेशा गलत है? आपने फीस भरी, अगर आपने, थैंक यू, अगर आपने फीस भरी है, इसका क्या मतलब है, आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, और आपको पता है कि अगर एक बार आईएएस बन गए तब तो पता ही नहीं क्या कर दोगे, है ना, कोई बात ही नहीं रहेगी पैसे की, तो चलो पैसा लेके पढ़ लेते हैं। तो क्या आपने गलत किया है? नहीं, पढ़ के गलत करोगे, इनएफिशिएंट हो जाओगे तो गलत है। बोरो कर लिया सरकार ने और रिफॉर्म्स नहीं किए, वेस्टेज रोका नहीं, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं किए, गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए नहीं है, गवर्नेंस करने के लिए, और गवर्नेंस ही नहीं किया, तो फिर क्या मतलब? समझ के देखो, आ रही है बात समझ? तो लोन लेना पढ़ने के लिए गलत नहीं था, लेकिन लोन लेने के बाद भी पढ़ाई नहीं की, तब तो गलत किया है। आगे समझ में? तो फिस्कल डेफिसिट क्या हमेशा गलत होता है, ये हमें समझना है। नहीं, अभी तो कंक्लूजन नहीं कर सकते, अभी तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल दी, ऐसे एग्जाम्पल देके तो फिर कुछ भी मनवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है ना। फिस्कल डेफिसिट पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है,
पहले तो फिस्कल डेफिसिट आप लिख दोगे, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो फिस्कल डेफिसिट लिख दोगे कि फिस्कल डेफिसिट इज अ बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग्स, यही है एक्सेप्ट बोरोइंग, ये लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, बता दिया ये बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू ऑब्जर्व मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है या नहीं फिजिकल डेफिसिट से समझ सकते हैं आप। पहली चीज प्रॉब्लम्स, अब इसके डिस्कस कर रहे हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या होता है फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा। नंबर 1 कॉम्प्रोमाइजेस ऑन इंटर जनरेशनल इक्विटी, यही तो बता रहा हूँ इतने देर से मैं, इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब आपने बहुत सारा लोन ले लिया है तो पैसा कौन देगा, फ्यूचर जनरेशन, तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी घट गई या उनकी जो सेटिस्फैक्शन मिलना था उनकी अर्निंग से वो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा तो कमा लिया उन्होंने लेकिन फिर लोन पे रीपेमेंट कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन इंटर जनरेशनल इक्विटी, सिंपल है ये। क्रिएट्स इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट है, बोरोइंग कर रहे हो या जहाँ से भी पैसा आ रहा है, पैसा ले लिया आपने, है ना, लेकिन कैपेसिटी बढ़ी नहीं प्रोडक्शन की, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर कैपेसिटी बढ़ गई तब तो नहीं होगा, लेकिन रिस्क तो है ना, रिस्क तो है ना कि लोन ले लिया और कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, यही होता है मोस्टली। क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिस्कल डेफिसिट है तो सरकार बोरोइंग कहाँ से करेगी, मार्केट से, आरबीआई से ले लिया, यहाँ से ले लिया, सब जगह से ले लिया, तो जो पैसा आइडियली प्राइवेट लोगों को लेना था, प्राइवेट बिजनेसेस को, वो पैसा किसने ले लिया, सरकार ने, और सरकार तो बिजनेस करेगी नहीं, गवर्नेंस के लिए ना, तो पैसा ले लिया सरकार ने। अब प्राइवेट बिजनेस के लिए पैसा है नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं वो लोन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं होगा, उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट हो गया, भीड़ कम हो गई, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, किस वजह से, क्योंकि सरकार ने सारा लोन ले लिया, बॉन्ड के थ्रू लेगी, बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे, सरकार बॉन्ड के थ्रू पैसा ले रही है मतलब क्या है, बहुत सारा बॉन्ड सप्लाई कर दिया, बॉन्ड सप्लाई कर दिया मतलब बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, प्राइसेस घट गए मतलब बॉन्ड का तो फिक्स प्राइस होता है ना, 100 रुपये में बॉन्ड खरीदो और 110 रुपया लेके जाओ, तो बॉन्ड के प्राइसेस और घट गए 90 रुपये में, इसका मतलब लोग बॉन्ड, सरकार ने बॉन्ड लाया बेचने के लिए, लोग खरीद लिए, अब प्राइवेट कंपनीज को कहाँ से पैसा मिलेगा, आ रही है बात समझ। यील्ड ऑन बॉन्ड डिफरेंट है, बॉन्ड के प्राइसेस घट जाना, अगर बॉन्ड के प्राइसेस घटते हैं इसका मतलब यील्ड इंक्रीज हो जाता है, पढ़ा होगा ना आपने जी भाई, ठीक है, यील्ड ऑन बॉन्ड समझ गए ना, वही तो पढ़ा है आपने, और पढ़ा है, एक आरबीआई पढ़ा है, एक बॉन्ड पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट, compromises on intergenerational equity, creates inflation, crowd out private investment, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, किससे, फिस्कल डेफिसिट से। करंट अकाउंट में क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, और क्या है, रेमिटेंसेस, और क्या है, फैक्टर पेमेंट। अगर सरकार चलो ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, है ना, प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट। चलो ये पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, कल बताता हूँ आज ही बताता हूँ। नॉट नेसेसरीली बैड, और अगर बैड नहीं है, क्यों, अगर सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ड्यू टू हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट क्रिएट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर यही है ना, अपनी पुराने लोन को वापस कर देना। अब लोन लेके पुराना लोन तो वापस नहीं करोगे ना, ये तो फिर एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन है। सरकार एसेट क्रिएट कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है तो बैड नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। अगर सरकार ने आज एक हॉस्पिटल बना दिया है तो सरकार की क्या है, हाँ क्या हो गया, एसेट क्रिएट हो गया, एसेट क्रिएट हो गया है मतलब अब ठीक है, जो आपको जो आपके गोल्स हैं कि लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है,
आईआईटी नया बना दिया, आपके गोल हैं अच्छा एजुकेशन देना है ना, तो ये गोल आप पूरे कर पाओगे कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अच्छा हेल्थ केयर सर्विस मिलेगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे, लोग का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, सरकार का बेनिफिट आगे चल के, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। दूसरा, इफ सेविंग मोबिलाइजेशन कैन इंक्रीज, अगर सरकार ने स्पेंड किया है और उससे लोगों के पास पैसे बचने लगे हैं और लोग सेव करने लगे हैं, और वो सेव करने से लोग इन्वेस्ट, वो जो सेव किया वो आपने वो इन्वेस्ट होगा, यही है सर्कुलर फ्लो। तो क्या बैड है? नहीं है। अगर सेविंग मोबिलाइजेशन हो सकती है तो क्या सरकार का स्पेंड करना बैड है? नहीं है। आ गया समझ? तो बैड नहीं है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार खर्च कर रही है, अगर सरकार जो भी खर्च कर रही है उससे सेविंग हो रहा है, सेविंग मोबिलाइजेशन हो रहा है, सेविंग मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे बच रहे हैं और लोग सेव कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी ने बस फ्री कर दी है महिलाओं को, तो महिलाओं के पैसे बच रहे हैं और महिलाएं सेविंग कर रही है, और वो सेविंग क्या हो रहा है, अकाउंट में जमा हो रहा है और फिर वो इन्वेस्ट हो रहा है इकोनॉमी में। तो ये क्या है? बैड नहीं है। अगर उससे गवर्नमेंट को नुकसान भी हो रहा है, भले केजरीवाल जी लोन ले आए लंदन से, लेकिन ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं है, पैसा बच रहा है, वो पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है, देख ही सकते हो आप। लीडिंग टू क्राउडिंग इन, अब सरकार ने खर्च किया, लोगों के पास पैसे बचे, सरकार खर्च कर रही है, बोरो करके खर्च कर रही है, खर्च कर रही है, इससे क्या हो रहा है, सरकार ने बना दिया, बढ़िया रोड बना दिए, अच्छे रोड बना दिए, जैसे देख रहे हो ना 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है। अब ये सब बनाया सरकार ने खर्च करके, तो अब बिजनेसेस बढ़ेंगे ना, दिल्ली मुंबई जाना आसान हो गया, बिजनेसेस बढ़ गए, तो क्राउडिंग इन भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लोन लेके किस तरह खर्च किया है। अगर आपने लोन लेके कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट किए हैं जिससे बिजनेसेस प्रमोट हो रहे हैं, बिजनेसेस प्रमोट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्राउडिंग इन हो जाएगा। क्लियर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो लेबर इंटेंसिव है, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे दी, PLIs पढ़ा है आपने, है ना। तो अगर ये ऐसी जगह दी, उन सेक्टर्स में दी जहाँ जो क्या है लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव है, इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, वर्चुअस साइकिल में चले गए आप, ग्रोथ हो गई आपकी, एक दिन पता चला आप डेवलप्ड इकोनॉमी हो गए, है ना। समझ आ रहा है ना? क्लियर है ये? इसी में एक और ये हो गया ये, फिर आप इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ठीक है 3 to 4%, 5%, 4 to 5% फिस्कल डेफिसिट GDP का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हो रहा है और गवर्नमेंट एसेट क्रिएशन पे खर्च कर रही है, सेंट्रल विस्ता, फिर आप समझ सकते हो क्या क्रिएट हो रहा है और क्या उससे बेनिफिट है। बाकी अगर सरकार नए एयरपोर्ट्स बना रही है, नए पोर्ट्स बना रही है, तो इससे बेनिफिट है, आगे चल के इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। आ रही है ना बात समझ? यही है फिस्कल डेफिसिट। तो कंक्लूड क्या कर सकते हो आप इस पर कि ठीक है थोड़ा बहुत फिस्कल डेफिसिट चलेगा, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए जिससे फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, जिससे फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़े। फ्यूचर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है तो आपका ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कोई फायदा नहीं है। आ रही बात समझ? सरकार ने हॉस्पिटल बना दिया लेकिन वेस्टफुल है, वेस्टफुल है, फिर क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के। दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स देख लो आप, बने अच्छे बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डॉक्टर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हॉस्पिटल जाओगे 4 बीमारी लेकर आओगे, क्या है ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर? आ गया ये समझ में? ये पॉइंट बच रहा है, ये मैं एक बार देख के बताऊंगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या लिंक है इसका, है ना। होता है, एज बढ़ती है धीरे धीरे। प्राइमरी डेफिसिट समझते हैं अभी हम पहले क्या है। ये समझ गया ना आप फिस्कल डेफिसिट, देखो 3 डेफिसिट समझना है, एक टोटल डेफिसिट समझ गया, टोटल डेफिसिट का ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, फिस्कल डेफिसिट का रेलेवेंस है। फिस्कल डेफिसिट का हमने एक क्वेश्चन देख लिया कि अगर क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा बुरा है, क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट अच्छा है या बुरा है, समझ गए ना आप। अब एक है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है वही है, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को समझने के लिए कैलकुलेट किया जाता है इसको,
प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्रणब मुखर्जी ने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने बोला कि अगर पास्ट गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो फिर इस गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन कैसे खराब हो गया, लोन तो पास्ट गवर्नमेंट ने लिया है ना, 70 सालों में कुछ हुआ नहीं, तो समझ रहे हो ना आप। तो पास्ट गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। पास्ट गवर्नमेंट पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है ना। कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट लोन, पास्ट लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट अभी भी दे रहे हो, ये कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी को आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं। जो पास्ट लोन, अभी अगर आपने लोन लिया है और अभी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो भी नहीं। पास्ट लोन्स, पास्ट गवर्नमेंट के, पिछली गवर्नमेंट के लोन्स की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या समझने में मिलेगा कि क्या ये गवर्नमेंट एफिशिएंट है, क्योंकि पास्ट लोन्स पे तो इस गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ना, पास्ट लोन्स पर तो इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी ही है, वो तो एक ऑब्लिगेशन है। लेकिन क्या इस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की फिस्कल डिसिप्लिन कैसे चेक करोगे, प्राइमरी डेफिसिट से, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में तो वो भी इंक्लूडेड है जो पास्ट लोन लिया था और उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। नहीं समझा, देखो प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, देखो पहले तो टोटल डेफिसिट समझ लो। टोटल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब आया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में आपने क्या किया, बोरोइंग को हटा दिया, जो आपने लोन लिया है उसको माइनस कर दिया। तो अब समझ में आ रहा है कि आपने कितना लोन लिया है, बोरोइंग कितनी की, आ रही है बात समझ। फिर इसके बाद क्या है कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें हम ये भी काउंट करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें, तो मैंने वो निकाल दिया। क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं इंटरेस्ट पेमेंट करने से कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं। मेरी कोई लाइबिलिटी डिसॉल्व हो रही है, नहीं। जब तक मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करता मेरी कोई लाइबिलिटी डिसॉल्व नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि वो एक पेमेंट है जो मुझे करनी है, क्योंकि पास्ट में मैंने लोन लिया था। तो पास्ट में लोन मैंने नहीं लिया था, पास्ट गवर्नमेंट ने लिया था, पिछली सरकार ने लिया था। तो मेरी सरकार इफिशिएंट है या नहीं, मेरी सरकार फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है या नहीं, ये देखने के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में मैं पिछली सरकार का इम्पैक्ट खत्म कर देता हूँ। पिछली सरकार का इम्पैक्ट मैंने कैसे खत्म किया, जो पिछली सरकार ने लोन ले लिया था उस पर जो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ वो मैंने निकाल दिया। आ रही बात समझ, नहीं डिफिकल्ट है? नहीं समझ में आया? एक और बार, वंस मोर देखो, ये है टोटल एक्सपेंडिचर, और ये है टोटल रिसीट्स। ये है टोटल एक्सपेंडिचर, ये है टोटल रिसीट। इसके बीच में जो गैप आता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टोटल डेफिसिट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये वैसे ही है, ये जो टोटल रिसीट है इसमें दो है ना, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। मैंने क्या किया, ये जो टोटल रिसीट था यही रखते हैं, चलो छोड़ो, ये टोटल रिसीट जो था इसमें से मैंने माइनस कर दिया बोरोइंग्स, तो रिसीट और घट जाएगा। अगर मैं, सरकार ने मान लो 1 लाख करोड़ का लोन लिया था, जब मैंने बोरोइंग को सब्सट्रैक्ट किया, मतलब मैंने 1 लाख करोड़ सब्सट्रैक्ट कर दिया, और तो डेफिसिट का गैप और बढ़ जाएगा। मान लो सरकार ने 100 रुपये खर्च किए और 75 रुपये सरकार की इनकम थी, तो ये टोटल डेफिसिट कितना हो गया, 25 रुपये। लेकिन सरकार ने ये जो 100 रुपये खर्च किए और ये जो 75 रुपये सरकार की इनकम थी, इसमें से 50 रुपये का तो सरकार ने लोन ले रखा था। तो मैं क्या करूँगा, 75 माइनस 50, बोरिंग को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब पता चला कि सरकार का डेफिसिट तो 75 रुपये का है, फिस्कल डेफिसिट। आई बात समझ? देखो अच्छे से इधर लिख के समझाता हूँ। सरकार ने खर्च किए, एक्सपेंडिचर किया 100 रुपये का, और सरकार का रिसीट था 75 रुपये।
तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया, सॉरी टोटल डेफिसिट कितना आया, 25 रुपये, ठीक है। लेकिन ये जो रिसीट है सरकार की, ये कैसे है, इसमें कैपिटल रिसीट भी है, मतलब सरकार ने कितना लोन लिया वो भी इंक्लूडेड है। तो ये जो 100 रुपये सरकार ने स्पेंड किए, इसमें से 75 रुपये तो सरकार, 50 रुपये तो सरकार ने लोन लेके स्पेंड किए, और सरकार का रेवेन्यू जनरेशन सिर्फ 25 रुपये था। तो ये जो लोन लेके पूरा किया, ये सरकार का रेवेन्यू नहीं है ना, ये तो लोन लेके पूरा किया है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, बोरोइंग को मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। बोरोइंग्स को मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, 100 माइनस 25, डेफिसिट कितना आया, 75। ये डेफिसिट कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट है। क्यों ये फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि मैंने बोरोइंग को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये जो सरकार ने 100 रुपये खर्च किए ना, ये सरकार की अब मजबूरियां भी है कुछ चीजें इसमें खर्च करना। जैसे पास्ट गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है, पिछली सरकार ने जो लोन लिया है, इस सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है, वो इस सरकार का डिसीजन तो नहीं था ना, वो तो पास्ट गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो पास्ट गवर्नमेंट ने लोन लिया, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका इंटरेस्ट भर रही है। तो इसका मतलब ये जो 100 रुपये स्पेंड किए, इसमें से सिर्फ 80 रुपीज जो है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च कर रही है, अपने डिसीजन से। बाकी 20 रुपये कहाँ जा रहे हैं, पास्ट गवर्नमेंट के लोन पर जा रहे हैं। पास्ट गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट पर जा रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ। तो इसका मतलब ये 80 रुपीज ये सरकार अपने डिसीजन से खर्च कर रही है, और 20 रुपये तो पिछली गवर्नमेंट की वजह से खर्च हो रहा है। आई बात समझ। तो 80 रुपये ये और 25 रुपये ये, अब मैंने माइनस किया, ठीक है, कितना आ गया ये 55। ये है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट से कम आया ना, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो गया। जो पास्ट गवर्नमेंट के लोन का इंटरेस्ट भर रहे हैं वो इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमने वो माइनस कर दिया। तो ये प्राइमरी डेफिसिट है, ये करंट गवर्नमेंट की बात बता रहा है, ये ओवरऑल इकोनॉमी की बात बता रहा है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये काउंट करते हैं, ये नहीं काउंट करते करंट गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, उससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन नहीं होगा। इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, उससे करंट अकाउंट, उससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन पता चलेगा। तो वो ये है फिस्कल डेफिसिट। आई बात समझ। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट को क्लीन चिट देने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी होगी उसको क्लीन चिट। क्लियर है ये, समझ में आ गया, बिल्कुल। टॉपिक तो और पढ़ाना था। देखते हैं, चलो क्विकली एक बार देख लेते हैं अब तक जो पढ़ा है पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या टाइम बच रहा है उसमें, क्या क्या पढ़ना है ना। बात होगी, खत्म कर लें बस। चलो, फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गया। सरकार की वो पॉलिसी जो सरकार बताती है कि वो कहाँ खर्च करने वाली है और कहाँ से सरकार का रेवेन्यू आएगा, ठीक है। ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू द पीपल एंड पॉलिसीज ऑन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। सरकार कहाँ खर्च करेगी, फॉर्मुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स आप समझ चुके हैं क्या है। फिस्कल पॉलिसी पब्लिक गुड्स के लिए की जा सकती है, तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी, एक्सक्लूडेबल वर्सेस नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल वर्सेस नॉन राइवल। इसके बेस पे हमने 3 क्लासिफिकेशन की, प्योर प्राइवेट गुड, प्योर पब्लिक गुड एंड मिक्स गुड्स, ठीक है, बाद में देख लेना ये। फिर प्राइसिंग की बात आई, तो जो प्योर पब्लिक गुड है वो कैसे होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, जो सरकार तय करती है। देखो सरकार तो सिर्फ पब्लिक गुड और मिक्स गुड करेगी ना, प्राइवेट गुड तो सरकार नहीं तय करेगी, तो मार्केट तय करेगा। और प्योर पब्लिक गुड में होता भी है ना, मार्केट कैसे तय करेगा। अगर सरकार की आर्मी की सर्विस है, उसको मार्केट कैसे तय करेगा, डिमांड सप्लाई गैप से तो नहीं तय होगा ना। ये मुझे आर्मी की सर्विस नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है ना। पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, तो जो प्योर पब्लिक गुड है ये कैसा होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मिक्स गुड है विच प्रोवाइड सोशल बेनिफिट, ये कैसा होना चाहिए, सब्सिडाइज प्राइसिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। मिक्स गुड्स विथ प्रोविजन विच प्रोविजंस इक्विटी, जो सरकार सब्सिडी दे रही है तो इस पर कैसा होना चाहिए कि एटलीस्ट यूजर कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, जितना सरकार को प्रोडक्शन का खर्चा आ रहा है। ठीक है, सरकार प्रॉफिट नहीं ले, होता है ना, आपके कोई पहचान के होते हैं, आप बोलते हैं
ठीक है, आपको जितने में पड़ रहा है उतने में दे दो, फिर इस पर प्रॉफिट मत कमाओ। फिर आपको तो पता नहीं है कितना कमा लिया, लेकिन होता यही है, मेरे को जितने में पड़ रहा है मैं उतने में आपको दे रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं ले रहा। एटलीस्ट सरकार को ऐसा करना चाहिए, है ना। फिर अगर सरकार कोई प्राइवेट गुड दे रही है तो बिल्कुल उस पर तो सब्सिडी का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो मार्केट रेट पर होना चाहिए, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बातें भी होती हैं कि रेलवे इतना सब्सिडाइज देती, क्यों देती है भाई, क्यों? टिकट पे लिखते हैं 57% सब्सिडाइज है, हम सिर्फ 57% कॉस्ट रिकवर करते हैं, क्यों? मतलब इतना ऑडेसिटी है कि आप उसको लिख के बताते भी हो कि देखो हम तो नहीं रिकवर कर रहे कॉस्ट, क्यों नहीं कर रहे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्पीट किया ना, क्या है, इंडिगो ने कॉम्पीट किया एयर इंडिया को बहुत सारे सिचुएशंस में। प्राइवेट कंपटीशन लेकर आओ, आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं उतने पैसों में। आपने कॉस्ट बढ़ा क्यों रखी है प्रोडक्शन की? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रखी है आपने? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रखी है तभी तो आप 57% रिकवर कर पा रहे हो ना। आप एफिशिएंसी लाओ, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाओ, है ना। आ रही है ना बात समझ? क्योंकि डिबेट में है, रेलवे का चल रहा है काफ़ी, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। बाकी फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए, टोटल रिसीट होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा। अब रेवेन्यू बजट में आ जाते हैं, मतलब बजट का ही पार्ट है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपकी कोई भी इससे लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, पैसा खर्च कर दिया आपने, लेकिन ना तो आप अपनी कोई लाइबिलिटी खत्म कर पाए, ना तो कोई एसेट क्रिएट कर पाए। ठीक है, लोगों की सैलरी दी, कुछ नहीं हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ ना। ट्रांसफर पेमेंट्स के कुछ नहीं हुआ उससे, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट क्या है? पैसा आया आपके पास, लेकिन आपने कोई एसेट नहीं बेचा है अपना, कंपनी बेच के पैसा नहीं आया, पैसा आया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, उसके लिए गवर्नमेंट को 200 रुपये दे दिए, पैसा गया सरकार के पास, लेकिन कोई भी सरकार के ऊपर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, कोई भी एसेट डाइल्यूट नहीं हुआ है। ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गया। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट क्या है? जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो कैपिटल रिसीट क्या है? वो पैसा जो या तो आपकी फ्यूचर लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, या तो फिर आपके किसी भी एसेट को ख़त्म कर रहा है, वो कैपिटल रिसीट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो पैसा खर्च करना, आपने पैसा खर्च किया और आपने एसेट क्रिएट हो गया, आपके पास एसेट क्रिएट हो गया, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट। पैसा आपने खर्च किया, पुराने लोन खत्म, अब से कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, लाइबिलिटी खत्म हुई, लाइबिलिटी खत्म हुई मतलब क्या है? कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च किया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ गए ना। डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आता है वो क्या है? कैपिटल रिसीट। पैसा आ रहा है ना, डिसइन्वेस्टमेंट क्या? कैपिटल। 20,000 करोड़ का टारगेट था सरकार का, बताऊंगा क्या कंडीशन, बजट पढ़ाऊंगा तो समझ गए। इतना हवा बना दिया कि सब बिक रहा है, सब बिक रहा है, सरकार टारगेट ही नहीं पूरा, अब तो बात भी नहीं करते हैं, सुना ना, अब तो बात भी नहीं होती है उस पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर हम डेफिसिट समझने लगे। 3 डेफिसिट समझा हमने, एक समझा बजट, टोटल डेफिसिट। टोटल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इससे होगी, सरकार को पैसा प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि लोन तो ऑलरेडी ले लिया है। फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट में क्या करते हैं सरकार की? फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है। ठीक है, जो भी आपने लोन लिया था वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेन आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। जैसे अभी देखा ना कि टोटल डेफिसिट तो सिर्फ 25 रुपये था, लेकिन जब सरकार ने जो लोन लिया था वो माइनस किया तो डेफिसिट 75 रुपये था। इससे समझ में आ रहा है कि सरकार लोन ज़्यादा ले रही है, सरकार रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, और सरकार एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है सरकार ने ज़्यादा किया हो, बिल्डिंगें बनाई। ठीक, ये हो गया टोटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर। समझ गए ना ये डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिस्कल डेफिसिट समझ गए, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल रिसीट है, लेकिन बोरोइंग को हटा दिया है, वही क्या है? फिस्कल डेफिसिट। तो इसलिए बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट अ बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट का ये मतलब है कि आप डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहाँ से पूरा करोगे? कैपिटल रिसीट से, है ना। लोन लेके मूवी देखने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। फिस्कल डेफिसिट नेसेसरीली बैड नहीं है, कुछ सिचुएशन में बैड है, कुछ सिचुएशन में बैड नहीं है।
अननेसेसरी बिल्डिंग्स बना रहे हो तो नहीं है, हॉस्पिटल्स बना रहे हो, ठीक, अच्छी बात। प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कॉम्प्रोमाइजेशन इंटरजेनरेशन, समझ गए सारा, ये तो क्लियर एनालिटिकल पार्ट है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, इस गवर्नमेंट को चेक करना है, ये गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन ठीक से प्रैक्टिस कर रही है या नहीं, तो वो कैसे देख रहे हैं हम, हाँ, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है पास्ट गवर्नमेंट के लोन्स पर उसको माइनस कर दिया, तो समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रही है या नहीं। उसके बाद हमने देखा अच्छा देखा, अब देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन, सिंपल, अभी यही पढ़ना है इसमें फिस्कल पॉलिसी में कि फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, उसी में टैक्सेशन भी पढ़ेंगे। देखो फिस्कल कंसोलिडेशन है क्या, पहले समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब जो अब तक पढ़ा है सब भूल जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश पढ़ने जा रहे हैं, भूल जाओ मतलब अब वो कल नोट्स पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा ना फिर क्या है। अभी हम समझते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है। फिस्कल कंसोलिडेशन का यही मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखना है, ठीक है, यही मतलब है फिस्कल कंसोलिडेशन का। क्या मतलब है, फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में रखना है। बाकी इट रिफर्स टू प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट सच दैट डेफिसिट कैन बी मिनिमाइज्ड, और कैसा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। सरकार का काम बिजनेस नहीं है, गवर्नेंस है, लेकिन गवर्नेंस होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आपने खर्च करना ही बंद कर दिया, मैं खर्च ही नहीं करूँगा, मैं पेंशन नहीं दूंगा एम्प्लॉय को, है ना, मैं सैलरी नहीं दूंगा, सैलरी सबकी घटा दे रहा हूँ, 50% से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी घट गई, बढ़िया है ना, एक्सपेंडिचर घट गया ना आपका, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना, आ रही है बात समझ। तो गवर्नेंस, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए कि अब आर्मी में भर्ती बंद कर दूंगा, 4 साल के लिए भर्ती लूँगा, बाकी ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करके अगर आप गवर्नेंस के इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एफिशिएंसी को, तो फिर ये पैसा बचाना कोई पैसा बचाना नहीं है ना, कि मैं जो नल से जल आ रहा है ना हमारे यहाँ, तो जो टैप वाटर आता है मैं वही पानी पी लूँगा, मैं आरओ नहीं लगाऊंगा, तो धीरे धीरे हेल्थ ख़राब हो जाएगी, किडनी ख़राब हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, फिर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, पानी अच्छा पीना है ताकि हेल्थ हैजार्ड्स को रोक सकें, ठीक है ना। सारी बीमारियां पानी से उत्पन्न होती हैं मोस्टली, तो पानी अच्छा पीना है। समझ में आ गया। फिस्कल कंसोलिडेशन इट रिफर्स टू प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट सच दैट डेफिसिट मिनिमाइज करना है, बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेना, ठीक है, हर चीज़ के लिए उधार नहीं लेना, कपड़े खरीदने उधार ले लो, जूते खरीदने सेल आइए उधार ले लो, नहीं ऐसा नहीं करना, डेफिसिट कैन बी मिनिमाइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, और एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वेस्टफुल चीज़ों को ख़त्म करना है, कंसोलिडेशन। आ रही है बात समझ, जहाँ भी पैसा लग रहा है आपको ये अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है उसको ख़त्म करो, बंद करो वो गरीब रथ, समझ में आ रही ना बात, बंद करो, चलाओ एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस चलाओ, खत्म, क्यों खत्म हो गया है, आप देखो लोग बात करते हैं स्लीपर कोचेस तो खत्म हो गए, लोग स्लीपर में ट्रैवल नहीं करते, कहाँ मिल रही है टिकट स्लीपर क्लास की, इसका मतलब ट्रैवल करने वाले हैं, कर रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर हो गए हो, आपको लग रहा है कि कोई नहीं कर रहा, क्या है वो, तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, ऐसा लग रहा है मैं रेलवे के अगेंस्ट में हूँ, है ना, प्रोटेस्ट में ले जा सकते हैं मेरे को। चलो ये समझ गए। अब रैशनलाइजेशन, इसमें क्या करना है, सब्सिडीज़ को रैशनलाइजेशन, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ डिटेल में बताऊंगा, फूड सब्सिडी के बारे में भी बताऊंगा, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी, और सरकार जो सब्सिडी देती है अपनी कंपनीज़ को लॉसेस रिकवर करने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये समझ के आप रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़ बताऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ कि फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या क्या आएगा। सब्सिडीज़ मतलब क्या, आपका एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही सब्सिडी ना, आपको दिया एलपीजी सब्सिडी, बताओ एलपीजी सब्सिडी की डिमांड कौन कर रहे हैं, जो महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो बोल रहे हैं एलपीजी पे सब्सिडी खत्म कर दी। क्यों चाहिए आपको एलपीजी पे सब्सिडी, कितना परसेंट है आपकी इनकम का एलपीजी से, कितना, देखो आप, मैं क्या ही बोलूँ, कितना इशू क्रिएट हो जाता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ठीक है, पुअर को सब्सिडाइज करना है, इसीलिए उज्ज्वला स्कीम है, पुअर को तो देना है सस्ते दामों में, लेकिन जो 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उनको क्यों देना है, और उनका अगर सिलेंडर के दाम ग्लोबल शॉक की वजह से बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन और सप्लाई डिमांड सप्लाई गैप की वजह से बढ़ जाते हैं, तो क्या दिक्कत है, कितना पैसा बढ़ता है। देखो ऐसा नहीं है, प्रो पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं अगेंस्ट पुअर हूँ, पुअर को आप बेटर आइडेंटिफाई करो और बेटर सब्सिडाइज करो,
जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होता है ना पुअर को आइडेंटिफाई करने में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पुअर नहीं है उनको भी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, और जो रियल पुअर हैं उनको बाहर रख दिया है, गरीब रथ चला दी, लो भाई गरीबों के लिए एसी ट्रेन, क्या करेगा गरीब उसका, और कौन सा गरीब ट्रैवल कर रहा है। कंप्लीट एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर है यहाँ पर, इसको खत्म करना है, ऐसी चीज़ों को खत्म करना है। तो सिलेंडर के दाम अगर बढ़ते हैं ना, तो जो उस बेनिफिशरीज से बाहर है, उज्ज्वला स्कीम की बेनिफिशरीज से, हार्डली इम्पैक्ट करता है उनकी इनकम का। उनकी इनकम का बहुत कम परसेंटेज है एलपीजी सिलेंडर, बट हमें नए मुद्दे मिलते नहीं हैं, पुराने मुद्दों को चलाते हैं। चलो ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते ना। कंट्रोलिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, समझ गए। बिल्डिंग बना दी सरकार ने और सेफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर लोग आ गए, क्यों बनाई नई बिल्डिंग, पुरानी सेफ थी। डेवलपिंग सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, टैक्स बहुत ज़्यादा, टैक्स से आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टैक्स बढ़ाओगे, हाँ टैक्स बेस बढ़ा सकते हो, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं होती है, तो जो रिच फार्मर है उनकी इनकम टैक्स होनी चाहिए, तो टैक्स बेस बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस बढ़ाओ, और कहाँ से पैसा आ सकता है। तो सरकार की ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उनको यूटिलाइज करो। सरकार के पास एसेट्स हैं, रेलवे लाइन अभी चल रहा है ना, एसेट मोनेटाइजेशन, जैसे प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं, तो सरकार ने अपनी रेलवे लाइन को लीज पे दे दिया, सुना होगा ना आपने, लाल किला बिक गया, सुना ना ये सब बिका कुछ नहीं। तो ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस बढ़ा रही है सरकार, और टैक्स रैशनलाइजेशन, डिटेल में टैक्स रैशनलाइजेशन में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसमें भी फिर जीएसटी भी पढ़ेंगे, इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करने से पहले, इसको कवर करने से पहले मैं आपको इस साल का बजट ही पढ़ा दूँ। अगर बजट पढ़ लोगे तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी कि सरकार कैसे और रेवेन्यू बढ़ा रही है, और क्या क्या किया है सरकार ने, तो वो देखेंगे यहाँ से, है ना। तो ये टॉपिक यहाँ से पढ़ाना है, सब्सिडी रैशनलाइजेशन पढ़ा देता हूँ, ये सब्सिडी रैशनलाइजेशन यहाँ से, चलो बड़ा है, टाइम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को रोकते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी बहुत पढ़ लिया। याद रखोगे ना, मैं ये एक काम करता हूँ कि मैं ये वाली स्लाइड तो ग्रुप में अभी भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि एक बार टॉपिक्स तो देख पाओगे। बाकी कल आओगे तो कल मैं नोट्स तो प्रिंट ही करा के ले आऊँगा, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको, एक बार देख के आना, ताकि टॉपिक्स पता रहेंगे कि क्या क्या कवर किए हैं, और फिर इसके ऊपर हम कल एड ऑन करेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल अभी कर रहा हूँ बस, चलो, थैंक यू वेरी मच।